ओम ओम ओम। आज हम फिर से ल्यूसेंट का जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है उनके प्रश्नों को देखेंगे। इसमें इसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को देख रहे हैं। ठीक है, किसके? भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था का आज का ये तीसरा वीडियो है, जिसमें हम पेज नंबर 151 151 से 160 तक के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें 150 से लेकर 160 तक के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बहुत ही अति उपयोगी प्रश्न है। चाहे आप अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी 3.0 का, मतलब टीचर वाला या आप 6 to 8 दे रहे हो, या 9th-10th दे रहे हो, या फिर पीजीटी या टीजीटी जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। एसएससी, बैंक, रेलवे एंड एनी एग्ज़ाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत ही उपयोगी ये बुक है। ठीक है, और हर एक प्रश्न को 2 बार रीड करेंगे, कम से कम 2 बार से 3 बार भी रीड करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का ये तीसरा वीडियो है। पेज नंबर 151 से लेकर 160 तक के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पिछला हम 35 तक के प्रश्नों को देख चुके हैं, अब 36 देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? लोक व्यवस्था के आधार पर और सदाचार के आधार पर और स्वास्थ्य के आधार पर रोक लगाया जा सकता है। भारत संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर और स्वास्थ्य के आधार पर रोक लगाया जा सकता है। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्न में किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। भारत में समाचार पत्रों को स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मिलता है। भारत में समाचार पत्रों को स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के तहत मिलता है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 के 1 में। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 के 1 या 19 के अ में। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? 6 प्रकार की। स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? 6 प्रकार के। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 तक में। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 तक में। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्न में से किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिक को। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19 का 1। निम्न में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वतंत्रता में। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण की स्वतंत्रता में। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? हड़ताल पर जाने का अधिकार। कौन मौलिक अधिकार नहीं है? हड़ताल पर जाने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार है बोलने का अधिकार, व्यवसायिक अधिकार एवं धर्म का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 है। निम्न वक्तव्य पर ध्यान दीजिए किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा और इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास के अधिकार को, विदेश यात्रा के अधिकार को, समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को। किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास के अधिकार को, विदेश यात्रा के अधिकार को और समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में दिया है। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में निम्न कौन सा सत्य नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, ये गलत है। संघ बनाने की स्वतंत्रता है, सही है। भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता है, सही है। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? भाषण की व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, ये गलत है। संघ बनाने की स्वतंत्रता सही है। भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, ये सभी सही है। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 23 से 24 में। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 23 और 24 में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? अनुच्छेद 24 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? अनुच्छेद 24 है। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 24 घंटे के अंदर। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 24 घंटे के अंदर। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार का। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार का। निम्न में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20 में। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20 में। अब देखेंगे पेज नंबर 152। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्न में कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी के कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार है। भारतीय संविधान का कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी के कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, ये सभी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से 30 तक में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से 30 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार और राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार है।
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? अनुच्छेद 25 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? अनुच्छेद 25 के तहत। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था के आधार पर। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य, सदाचार एवं लोक व्यवस्था के आधार पर। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई? अनुच्छेद 29 व 30 में। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपने पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 29 व 30 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं में स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30 में। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं में स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25 के तहत। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? अनुच्छेद 25 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में और जब सैनिक विधि लागू हो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थिति में निलंबित हो जाता है? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में एवं जब सैनिक विधि लागू हो। इस प्रकार उपरोक्त सभी परिस्थितियों में निम्न में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? समादेश, रीट। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? समादेश या रीट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्न में से कौन सी रीट के लिए याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत बंदी प्रत्यक्षीकरण। विभिन्न प्रकार के समादेश रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किन न्यायालय या न्यायालयों को प्राप्त है? राज्य के उच्च न्यायालय को। विभिन्न प्रकार के समादेश रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किन न्यायालय को प्राप्त है? राज्य के उच्च न्यायालय को। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्न में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण को, परमादेश को, प्रतिषेध को एवं अधिकार परीक्षा को। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्न में से किस याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? उत्प्रेषण को, परमादेश को, प्रतिषेध को एवं अधिकार परीक्षा को। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। निम्न में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत
परमादेश कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्न में किस याचिका रिट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश का। किस याचिका रिट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश का। समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं परमादेश। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं परमादेश। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? परमादेश। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? परमादेश। निम्न में से किस लेख द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? परमादेश को। किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? परमादेश को। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। रिट याचिका को कहा जाता है मेंडेमस। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। रिट याचिका को कहा जाता है मेंडेमस। उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए जाने के कार्य के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, अभिलेख में प्रत्यक्षतः प्रकट विधि की त्रुटि के आधार पर। उत्प्रेषण रिट किस आधार पर जारी किए जाते हैं? उत्प्रेषण रिट जो है अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए जाने के कार्य के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, अभिलेखों में प्रत्यक्षतः प्रकट विधि की त्रुटि के आधार पर उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है। निम्न में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? अधिकार परीक्षा। किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? अधिकार परीक्षा। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार। मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार एवं शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत के संविधान के तहत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? नागरिकों का अधिकार। नागरिकता का अधिकार। भारत के संविधान के तहत कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? नागरिकता का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार एवं शोषण के विरुद्ध अधिकार है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 44वें। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 44वें। पेज नंबर 153 के पढ़ेंगे।
कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत है। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार है। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 15। कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकोष से संप्रेषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 15। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में की गई है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण अनुच्छेद 29 में की गई है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में की गई है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरोध संरक्षण अनुच्छेद 23 में है। यह गलत है। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी। मौलिक अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल है? विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी एवं धरना देने की आज़ादी, ये सब शामिल है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद ने। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद ने। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्न में से कौन सी रिट जारी की जाती है? उत्प्रेषण। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? उत्प्रेषण। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। विदेशी नागरिकों को प्राप्त है विधि के समक्ष समानता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार एवं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये सब दिया जाता है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार है जो गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है? अंतः दोषारोपण से संरक्षण एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता। कौन सा मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है? आत्म दोषारोपण से संरक्षण, अंतःकरण की स्वतंत्रता। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार? कौन सा मूल अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार? मूल अधिकार है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सब मूल अधिकार है। परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं। परमादेश याचिका का अर्थ है हम आदेश देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है सामाजिक समता की। संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है सामाजिक समता की। किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है परमादेश। किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है परमादेश। अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है? अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है?
भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्न मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? गोलकनाथ का मामला में। भारत में उच्चतम न्यायालय ने किन मामलों में किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? गोलकनाथ का मामला में। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 का डी संबंधित है समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार से। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 का डी संबंधित है समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार से। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 के ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 के ए। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 21 के ए। भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 21 के ए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है पूर्ण निषेध है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जो है जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है पूर्ण निषेध है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32 है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32 है। भारतीय न्याय व्यवस्था में रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। भारतीय उच्च न्यायालय में रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है मौलिक अधिकार, सूची 2 में है उसका अनुच्छेद है। समता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 14 से 18 में। समता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 14 से 18 में। समता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। और वाक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में। वाक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 19 में। वाक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 19 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 25 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 25 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 25 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में। इस प्रकार इसका आंसर सी हो गया। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 जिसमें पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को बिंबित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और
उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत एवं प्रशासनिक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत एवं प्रशासनिक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना है। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तरदिनांकित चेक कहा? के.टी. शाह ने। किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तरदिनांकित चेक कहा? के.टी. शाह ने। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का कौन सा समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की अनुमति देता है? नीति निर्देशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक सिद्धांत है, वाद योग नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत है, वाद योग नहीं। नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों का। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद योग है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद योग है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अनुच्छेद 51 में है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अनुच्छेद 51 में है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। भारतीय संविधान के निम्न भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारतीय संविधान के किन भागों में किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण के लिए सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? निजी संपत्ति का अधिकार ये नहीं है। कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना सही है। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सही है। गोवध निषेध ये सही है।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है गोवध का निषेध करना सही है, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सही है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रोत्साहन करना सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अब पढ़ेंगे पेज नंबर पढ़ेंगे 156। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है पोषाहारों को हार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना को। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना को। निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। निम्न सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। भारतीय संविधान के कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 42वां। भारतीय संविधान के कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 42वां। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की स्थापना राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 में। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 के ए में। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 के ए में है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 है। भारतीय नागरिकों को एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है? अनुच्छेद 44 में। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है? अनुच्छेद 44 में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 50 में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 50 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 51 का। किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 51 का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 46 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 46 में। काम करने के अधिकार के राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? अनुच्छेद 41 के तहत है। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 41 के तहत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों प्रयोग से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध।
कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों प्रयोग से भिन्न उपयोग का प्रतिशत दिया गया है। निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना सही है, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना सही है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि करना सही है। इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार। कौन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है मद्य निषेध, समान कार्य हेतु समान वेतन एवं काम का अधिकार, ये सभी सम्मिलित है। निम्न में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया? शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा सही है, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह सही है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये सब सही है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में एवं नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में एवं नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए। ग्राम पंचायतों को संगठित करना सही है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना सही है। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के पर विचार कीजिए। ग्राम पंचायतों को संगठित करना सही है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना यह भी सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भाग में विभाजित किया जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी एवं गांधीवादी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए किस वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी एवं गांधीवादी, ये तीनों में विभाजित किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिस्थापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है? स्वीय विधि या पर्सनल लॉ का संरक्षण। कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिस्थापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है? स्वीय विधि या पर्सनल लॉ का संरक्षण। कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिस्थापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का भाग है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण एवं न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, यह अनुच्छेद 50 में दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए अधिकारी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिकारी है। अब देखेंगे अनुच्छेद नंबर 157। सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग और सही उत्तर को चुनिए। संविधान का अनुच्छेद एवं विषय। अनुच्छेद 40 दिया गया है ग्राम पंचायत के गठन से। अनुच्छेद 40 दिया गया है ग्राम पंचायत के गठन से। अनुच्छेद 40 दिया गया है ग्राम पंचायत का गठन से। अनुच्छेद 41 दिया गया है काम करने का अधिकार से। अनुच्छेद 41 दिया गया है काम करने का अधिकार से। अनुच्छेद 41 दिया गया है काम करने का अधिकार से। अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन का गठन। अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन का गठन। अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन का गठन। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13। इसमें पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। अब पढ़ेंगे मूल कर्तव्य के प्रश्नों को। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ के।
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? पूरे सोवियत संघ के। निम्न में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? 1976 में। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? 1976 में। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? 10। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? 10। भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? भाग 4 के ए। भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? भाग 4 के ए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्न में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? 4 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई? 4 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 के ए में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 के ए में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? 11। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? 11। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? 2006 में। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? 2006 में। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? सभी नागरिकों के लिए। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? सभी नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? अनुच्छेद 51 के ए में। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार है। ये अनुच्छेद 51 के ए में दिया गया है। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? करों की अदायगी। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? करों की अदायगी। मौलिक कर्तव्य है राज्य का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन एवं कानूनों का आज्ञा पालन। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं? धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करना, देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना एवं सार्वजनिक संपत्ति को सुनिश्चित करना। निम्न में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना। निम्न में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। अब पढ़ेंगे पेज नंबर 158। निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय उद्योगों का संरक्षण करना। निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय उद्योगों का संरक्षण करना। निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना। ये सब मौलिक कर्तव्य है। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या है? राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या है? राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना एवं राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निम्न में से किसकी गणना नहीं की गई है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में किसकी गणना नहीं की गई है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना इसकी नहीं की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ये अनुच्छेद 51 में दी गई है और 21 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है।
भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में किसकी गणना की गई है? सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करने का, प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन करने का, वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करने, ये सभी क्या है? 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने से। 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों बीच अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करने से। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? इंदिरा गांधी के। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? इंदिरा गांधी के। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 भारतीय संसद के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 14 और भारतीय संसद के बारे में पढ़ेंगे। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। भारतीय संसद के कितने सदन है? 2। भारतीय संसद के कितने सदन है? 2। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को। संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा। संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा। संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्न में से किसे भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? लोकसभा को, राज्यसभा के एवं भारत के राष्ट्रपति को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार किसे भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? लोकसभा को, राज्यसभा को एवं भारत के राष्ट्रपति को। इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। निम्न में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105 है। कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105 है। कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति। कौन संसद का अन्य भाग नहीं? उपराष्ट्रपति। संसद का भाग है राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। भारतीय संसद के कितने अंग है? 3। भारतीय संसद के कितने अंग है? 3 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगा? अनुच्छेद 79 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए जो संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 79 में कहा गया है। निम्न कथनों में से कौन असत्य है? राज्यसभा का अस्थायी सदन, ये गलत है। राज्यसभा का अस्थायी सदन गलत है। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, सही है। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, सही है। राज्यसभा को संसद का द्विसदनीय सदन कहा जाता है, सही है। राज्यसभा को संसद का द्विसदनीय सदन कहा जाता है, सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, सही है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, सही है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, सही है। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, सही है। संसद के निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र एवं शीतकालीन सत्र। बजट के कितने सत्र होते हैं? बजट के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र एवं शीतकालीन सत्र। संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र एवं शीतकालीन सत्र। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितनी अंतराल किया जा सकता है? 6 महीना। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल की दिया जा सकता है? 6 महीना का। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है?
साधारण विधेयक पर भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक पर। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित कराने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर निम्न होता है एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर निम्न होता है एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? संसद का संयुक्त सत्र। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? संसद का संयुक्त सत्र। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? 3 बार। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? 3 बार। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? कभी नहीं। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? कभी नहीं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके लिए आयोजित की जाती है? उस विधेयक पर विचार करने तथा उस पर पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? उस विधेयक पर विचार करने तथा उससे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों की कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। पढ़ेंगे पेज नंबर 159 है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। संसद की संरचना के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है, ये गलत है। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, सही है। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, सही है। राज्यसभा में 12 नामित सदस्य होते हैं, सही है। राज्यसभा में 12 नामित सदस्य होते हैं, सही है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होते हैं, सही है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होते हैं, सही है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं होता है। निम्न विधेयक में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक को
किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक को। संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद। संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक अनुपूर्ति कोरम है? 1/10 है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक अनुपूर्ति कोरम है? 1/10 है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार है। भारत की संसद के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते, ये गलत है। भारत के संसद के बारे में क्या गलत है? लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ये गलत है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में संसद बनती है, सही है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, सही है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, एकदम सही है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, एकदम सही है। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं, सही है। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं, सही है। राज्यसभा के कुछ सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं वह 12 होते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित कर सकते हैं। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ? 1989 में। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ? 1989 में। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952 तक। और अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952 तक है। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। अब पढ़ेंगे पेज नंबर 160 है। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक संसद को। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक संसद को। भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के। भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी संसद की सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद शब्द राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। संसद शब्द राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949 में। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949 में। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15। अब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। अब भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ब्रिटेन के सम्राट से। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? ब्रिटेन के सम्राट से। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये योग्यता नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के लिए ये योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, सही है। वह भारत का नागरिक हो, सही है। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, सही है। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, राष्ट्रपति के लिए, सही है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएँ हो, सही है। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएँ है, सही है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये गलत है। वह संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होना चाहिए।
भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु होनी चाहिए 35 वर्ष है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई आयु सीमा नहीं है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? कोई आयु सीमा नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई सीमा नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते है? कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50-50 है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों को की कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए? 50-50 है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन सी अयोग्यता मानी जाएगी? कोई लाभ के पद ग्रहण किए हो। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन सी अयोग्यता मानी जाएगी? कोई लाभ का पद ग्रहण किया हो तो वह अयोग्य होगा। भारत का नागरिक हो तो योग्य है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो योग्य है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्य हो। एकदम सही है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। इस प्रकार से ये जो वीडियो है वो ख़त्म हो चुका है। ये इंडियन पॉलिटी का तीसरा वीडियो था जो ख़त्म हो चुका है। इसको हम लोग 151 से लेके 160 तक के प्रश्नों को देखे हैं जो कि अति बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगर आप सभी को अगर वीडियो पसंद पड़े और इसी तरह से अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं कि हाँ और आगे भी लाया जाए तो आप लोग कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, दीक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर नए हैं तो। और इस चैनल को दीक्षा यूट्यूब चैनल को आप लोग शेयर भी कीजिएगा। व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम जितने भी माध्यम हैं हर जगह, ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस तरह से दीक्षा यूट्यूब चैनल को आप लोग प्यार दुलार देते रहिए। और फिर अगला वीडियो ये तीसरा था। अगला वीडियो इंडियन पॉलिटी का 4 लाएंगे जिसमें हम 161 से लेकर 170 तक के प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।